नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 807 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ये क्लास आपकी एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष वालों के स्टूडेंट की रहेगी, यानी योग शिक्षा आपकी सब्जेक्ट नेम रहेगा। ठीक है, योग शिक्षा 807 आपकी सब्जेक्ट कोड होता है। तो योग शिक्षा में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसरों को आपको बताएंगे। आपको अच्छे से उनको पढ़ना है, समझते हुए और याद करना है। ठीक है, 807 पेपर, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये जो पेपर होता है आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पे 70 लग गया है, इसमें 25 का होता है। पास होने के लिए इसमें 10 नंबर लाने होते हैं। 10 नंबर आप लाएंगे, पास हो जाएंगे आराम से। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलता है। 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसमें लगभग 9 या 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इसी के साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ साथ में ही। तो अगर आप एमपी डीएलएड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90+ % बनाना चाहते हैं, तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको शो हो रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको नोट्स परचेस कर लेने हैं। ठीक है, आपके पास कम समय है तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ें, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ें। ठीक है, नोट्स जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है नोट्स में। तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर योग शिक्षा क्लास लेके आइए, तो आपके लिए योग शिक्षा क्लास लेके आएँ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस क्लास को, क्योंकि आप लोगों की जो योग शिक्षा जो पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, मिलते जुलते आते हैं दोनों ईयर्स के। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर हैं दोनों के सेम है। एक ही सब्जेक्ट होता है योग शिक्षा वाला, सेम ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो आपका एक जैसा ही सिलेबस है। ठीक है, योग शिक्षा वाली जो बुक है एक ही जैसी ही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए। योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए। योग क्या है, योग के बारे में लिखिए। तो दोनों जो क्वेश्चन है सेम है, बस थोड़ा सा अंतर किया है, आपको समझना है। योग का शाब्दिक अर्थ या परिभाषा लिखिए, ये आपसे पूछ सकता है या पूछेगा योग क्या होता है, योग के बारे में बताइए। तो आपको इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना। मेन कॉमन क्या है इसमें, योग। तो योग के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो योग के बारे में आपको कैसे लिखना है थोड़ा अच्छे से समझिएगा योग के बारे में। ठीक है, तो योग की शुरुआत कैसे हुई वो सारी चीज़ आपको अच्छे से लिखनी है। तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। किससे बना है? युज धातु से बना है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, शाब्दिक अर्थ क्या होता है योग का? जोड़ना होता है, संयोजन करना होता है। ठीक है, जोड़ना, संयोजन करना या एकता स्थापित करना होता है। ठीक है, इस आधार पर योग का अर्थ व्यक्तिगत चेतना, जीवात्मा को दिव्य चेतना यानी कि परमात्मा से जोड़ना या मिलाना होता है। ठीक है, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। एक बार और पढ़ेंगे, इससे अच्छे से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी पढ़ें। नोट्स आपने परचेस कर लिए होंगे तो आपको ये PDF मिल गई होंगी। अगर आपने नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आप नोट्स जरूर खरीद लेना। ठीक है, योग शब्द संस्कृत युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, संयोजन करना या फिर एकता स्थापित करना। ठीक है, इस आधार पर योग का अर्थ व्यक्तिगत चेतना यानी कि व्यक्तिगत चेतना यानी जीवात्मा, और जीवात्मा को दिव्य चेतना यानी कि परमात्मा से मिलाना या जोड़ना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, अब योग की परिभाषा देखें। यहाँ पे परिभाषा के संदर्भ में इसे पढ़ेंगे अच्छे से। योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन और अभ्यास पद्धति है। योग क्या है? योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन और अभ्यास पद्धति है, जिसका उद्देश्य योग का क्या उद्देश्य होता है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करना। पतंजलि के योग सूत्र, ये भी कई बार पूछा जाता है योग सूत्र वाला पतंजलि का। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन की बात करेंगे। पतंजलि के योग सूत्र में योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी कि मन की चंचलताओं को रोकना के रूप में परिभाषित किया गया है। संक्षेप में योग वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर अपने शरीर मन और आत्मा को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है, पूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक शांति क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है,
में योग क्या है, योग जो सब्जेक्ट है आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, योग सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि योग में बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं योग शिक्षा में, क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते हैं। अच्छे से आपको थोड़ा बहुत आता होगा, योग के बारे में जानकारी होगी, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दें जिनमें ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं कि कौन कौन सब्जेक्ट में बच्चे फेल होते हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे और नोट करा देता हूँ, 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। बाकी सब्जेक्ट क्या है, मिलती जुलती होती हैं, तो उनमें क्या है तुक्का लग जाता है, लेकिन इन सब्जेक्टों में ज़्यादा तुक्का नहीं लगता। एक तो आपकी 812 हो जाएगी, सबसे बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं 812 सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपकी 806 सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी 813 सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी ये 807 सब्जेक्ट, और एक आपकी 805 सब्जेक्ट, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट क्या है, हार्ड सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं, मैं बताऊँ आपको, यदि 90% जो बच्चे फेल होते हैं वो इसी में होते हैं। 50% ऐसे 60% की बात करें, मान लो 60% बच्चे इसमें होते हैं। 812 आपकी होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और 806 सब्जेक्ट होती है आपकी ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होती है, जो 8 से 12 आपकी 70 नंबर की होती है। इसलिए बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी की है सब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा फेल हो जाते हैं। 806 भी आपकी अंग्रेजी की सब्जेक्ट है, 806 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं, इसमें कम फेल होते हैं मैं बताऊं, लेकिन इसमें वही बच्चे फेल होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं, एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती, उन पर लिखना और पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। बाकी इसमें हम तरीका बता देते हैं कि एक एप्लीकेशन आता है 4 नंबर के, कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, तो बच्चे पास हो जाते हैं, क्योंकि ये 25 नंबर की आती है और 10 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। अब ये आपकी 813 सब्जेक्ट जो 70 नंबर की आती है, इसमें भी बच्चे बहुत फेल होते हैं। ये गणित की है आपकी, गणित वाली सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या करें, आप थोड़ी अच्छी से तैयारी करें इसमें गणित वाली सब्जेक्ट में, ठीक है। 807 आपकी ये योग शिक्षा वाली सब्जेक्ट है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तुक्का नहीं लगा सकते इसमें। और गणित में आपको बता दूं, गणित में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं आते, मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं आते, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो मान लीजिए 100 में तो 20% ही आएंगे, बाकी सब आपको शिक्षण विधियाँ वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लिखने वाले आपसे परिभाषाएं वगैरह ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो 813 पेपर की हम 2 क्लास पहले करा चुके हैं, वो भी देख लेना फर्स्ट ईयर वाले, और भी हम कराएंगे, ठीक है। 805 आपका जो होता है कंप्यूटर वाला होता है, ठीक है, कंप्यूटर वाला। तो कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तभी आप लिख पाएंगे। इसमें भी आपका तुक्का नहीं चलेगा। तो इन 5 सब्जेक्ट का आप विशेष ध्यान रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, याद कर पाओगे, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो हो ही जाओगे भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इन 5 सब्जेक्ट को आपको विशेष ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, और बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि तुक्का लग जाए, भैया तुक्का किसी में नहीं लगता है, एक आध बच्चे का लग जाए वो अलग होता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नोट्स परचेस कर लो, और नोट्स के लिए आप नंबर नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो आप नंबर नोट्स कर सकते हैं, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81, ठीक है। आप नोट्स अभी परचेस कर लो, और अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा या तैयारी आपकी 0 है, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लें नोट्स में, तो इनको पढ़ें, ठीक है। इन नोट्स को पढ़ के मैं इतना नहीं कह सकता आपसे कि नहीं आप 90+ बना दोगे, लेकिन आप फेल से बचे जाओगे और आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी अगर, क्योंकि नोट्स में इंपॉर्टेंट हर साल बहुत बच्चे लेते हैं, वो नोट्स पढ़ के ही पास होते हैं, क्योंकि सरल और आसान भाषा रखते हैं हम नोट्स में, तो नोट्स ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और कम समय में आप उसे पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो नोट्स पढ़ लो, और 2025 के PY की जरूर देख लेना जानकारी के लिए, और क्लासेस आप रेगुलर देखते रहें बंटी क्लासेस पे, ठीक है। सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, और लाइक ज़रूर कर देना। आपकी लाइक और कमेंट नहीं आते हैं क्लास में, लाइक आती है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप हमारी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, तो हमें और आगे बनानी चाहिए। अगर आप लाइक्स वगैरह नहीं करते हैं, कम आती है, तो हम सोचते हैं यार क्या ही बनाए, आप लोग देख ही नहीं रहे तो हम क्यों बनाए। क्योंकि क्लासेस लाने में, नोट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं ले आते हैं, कहीं से उठाओ कहीं से डालो, सरल भाषा भी बनानी पड़ती है, तो बहुत टाइम लगता है भाई इसमें, ठीक है। तो हम मेहनत बहुत करते हैं, तो आप भी मेहनत करें, इस क्लासेस को पूरा देखें, अच्छे से पढ़ें, आपका अच्छा स्कोर आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले भी कई बार पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार के लाभ लिखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए।
क्वेश्चन की शुरुआत ऐसा करें, सूर्य नमस्कार के लाभ निम्नलिखित होते हैं, फिर आप उसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, यह शरीर के लिए क्या होता है, लचीला और स्वस्थ बनाता है। ठीक है, शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाता है कौन, योग। सूर्य नमस्कार शरीर को कैसा बनाता है, लचीला और स्वस्थ बनाता है। यह पाचन में सुधार करता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार के ये लाभ हैं। यह रक्त परिसंचरण को क्या करता है, बढ़ाता है। और यह तनाव और चिंता को कम करता है। यह एकाग्रता और स्मृति को बेहतर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये अनिद्रा को दूर करने की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अनिद्रा को दूर करने में सहायता करता है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, आपको क्लियर करने ये आप इन्हीं पॉइंट के आधार पर बाकी के आप और भी पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगेगा आपको, मैं क्लियर बोल देता हूँ। योग के बारे में जब आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, तो इसमें तुक्का नहीं लगाना है, फेल हो जाओगे। अच्छे से पढ़ लेना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व योग दिवस के बारे में लिखिए। विश्व योग दिवस, तो भाई इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आपका कि विश्व योग दिवस होता है वो क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो विश्व योग दिवस की बात करें तो ये 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में भी पूछा गया है, 3 नंबर 4 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर में भी कई बार आ जाए। तो योग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जो विश्व योग दिवस होता है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में लिखने के लिए बोले तो आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। कब किया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। किस दिनांक को किया, 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया। ठीक है, क्लियर। यह एक प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और अध्ययन अभ्यास होता है। ठीक है, योग अच्छे से आपको पढ़ना भैया, इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि योग क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है योग सूत्र से। योग सूत्र होता क्या है, योग सूत्र के बारे में लिखिए। तो ये योग सूत्र से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो योग सूत्र के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है, पढ़ना है। योग दर्शन का एक मौलिक ग्रंथ है। योग दर्शन का क्या एक मौलिक ग्रंथ है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित 196 भारतीय सूत्रों का एक संग्रह है। योग सूत्र क्या है, योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित 196 भारतीय सूत्रों का एक संग्रह है। यह शास्त्रीय योग के सिद्धांत और व्यवहार पर एक मौलिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 4 अध्याय में विभाजित है। समाधि, पद, साधन, पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो ये आपके 4 साधन हो जाएंगे। योग सूत्र के आपसे 4 साधन भी पूछ लेता है, 4 अध्याय भी पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि पहला आपका समाधि पाद हो जाएगा, आपसे पाद पूछ ले तो। दूसरा आपका साधन पाद हो जाएगा। तीसरा आपका विभूति पाद हो जाएगा और चौथा आपका कैवल्य पाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान दें। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे समाधि। समाधि होता क्या है, समाधि के बारे में कई बार आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। योग की अंतिम अवस्था क्या होती है, समाधि होती है। ठीक है, समाधि योग दर्शन की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है, जिसे अक्सर अति चेतना अवस्था या एकाग्रता की पराकाष्ठा कहते हैं। ठीक है, अति चेतना अवस्था या एकाग्रता की क्या कहते हैं, पराकाष्ठा कहा जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें ध्यानी का मन ध्यान की वस्तु में पूरी तरह क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे पढ़ें। और यह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार यानी कि मोक्ष प्राप्त करता है। इसे योग के 8 अंगों में से अष्टांग योग में अंतिम अंग माना जाता है। यानी योग के जो अंग होते हैं, अष्टांग योग होते हैं। अष्टांग योग, तो उसमें जो अंतिम अंग होता है वो कौन सा होता है, समाधि होता है। समाधि यानी जब व्यक्ति पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है, तो वो किससे प्राप्त करता है, समाधि से ही करता है। ठीक है, क्लियर।
और आप इसे अपने हिसाब से पढ़ें, अच्छे से नोट्स परचेस कर लो। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई नोट्स परचेस कर लो, क्योंकि आपको स्वयं पढ़ना होगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही पढ़ना होगा इसे। क्योंकि क्योंकि योग है ये भाई, योग आप करोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि अब इसमें हम आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं समझा पाएंगे, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा योग के बारे में। तो ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, तो आप इसे अच्छे से समझें और नोट्स ज़रूर परचेज कर लें। ठीक है, गीता समस्त योगों की जननी है, समझाइए। गीता समस्त योगों की जननी है, आपको ये समझाना है। तो एक वाक्य में पूछ लेता है गीता समस्त योगों की जननी है, हाँ बिल्कुल सही है। गीता समस्त योगों की क्या है, जननी है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा इसे विस्तार से अच्छे से समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता को समस्त योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के योगों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का वर्णन किया गया है। तो गीता में जो मुख्य योग हैं, कौन कौन से अंगों का वर्णन किया, योगों का वर्णन किया गया है। पहला जो योग है आपका कर्म योग, क्या है, कर्म योग, यानी यह योग कर्म करने की प्रेरणा देता है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। जो कर्म योग होता है वो कर्म करने की आपको प्रेरणा देता है, लेकिन इसमें क्या होती है, फल की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, फल की इच्छा नहीं करनी है आपको कर्म करना है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा ज्ञान योग। यह योग ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का क्या देता है, मार्ग देता है। ठीक है, मार्ग बताता है ईश्वर को प्राप्त करने का, किसके जरिए से, ज्ञान के जरिए से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ज्ञान योग हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, यह योग ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से क्या, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताता है। भक्ति योग क्या कहता है, यह योग ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यानी कि आप यहाँ पे खुद स्वयं देखें, भक्ति योग की बात होगी तो इसमें क्या की जाएगी, भक्ति की जाएगी। भक्ति के जरिए ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज्ञान की बात की जा रही थी, यानी ज्ञान के जरिए से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कर्म की बात जा रही, तो इसमें कर्म के जरिए से आप ज्ञान यानी कर्म कर सकते हैं अच्छा, और आपको फल की इच्छा नहीं करनी। ठीक है, जो भी आपका कर्म रहे यहाँ पे। और इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इन तीनों योगों के अलावा गीता में ध्यान योग, सांख्य योग और संन्यास योग जैसे अन्य योगों के बारे में भी बताया गया है। इन सभी योगों का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना होता है, मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। ठीक है, इसीलिए ये कहना है उचित है कि गीता समस्त योगों की जननी है। यानी गीता क्यों जननी है, इसके लिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। किसे, इसको। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपने क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, गीता समस्त योगों की जननी है, ये आपको समझाना। तो गीता क्यों जननी है, ये योग तो आपने अच्छे से पढ़े, उसके लिए यहाँ पे ये वर्णन दिया गया है कि क्यों है। तो इसलिए इन तीनों योगों के अलावा गीता में ध्यान योग, सांख्य योग और संन्यास योग जैसे अन्य योगों के बारे में भी बताया गया है। इन सभी योगों को अंतिम लक्ष्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि गीता समस्त योगों की क्या है, जननी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विपश्यना ध्यान का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। विपश्यना ध्यान का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। यानी कि विपश्यना ध्यान का अर्थ आपको बताना है, चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। इसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन है। मानसिक अशुद्धियों का क्या है, पूर्ण उन्मूलन है। विपश्यना भारत की सबसे प्राचीन ध्यान तकनीकों में से एक है, जिसे 2500 वर्ष से भी अधिक समय पहले सार्वभौमिक बीमारियों के सार्वभौमिक उपचार के रूप में सिखाया जाता था। यह मन को निर्मल करने की विधि है, जिससे व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों का सामना शांत और संतुलित रहकर कर सकता है। ठीक है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा भाई, इसे अच्छे से मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार। तो आप नोट्स परचेस कर लें, मैं आपको फिर से नंबर नोट करा रहा हूँ। ठीक है, नंबर नोट कर लें 72 40
287281 ये नंबर है भाई। तो नंबर नोट्स कर लें आप, अच्छे से पढ़ें इनको अच्छे से। अगर आपको अच्छे से नंबर स्कोर करना है, पास होना है, तो आपको नंबर दे दिया है मैंने व्हाट्सअप नंबर। आप इन नोट्स को अच्छे से परचेस कर लें, इनको पढ़ें। आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा भाई, स्वयं पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। 2-3 बार पढ़ें इन PDFs को, नोट्स की PDF को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स ज़रूर परचेस कर लें। जो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, विपश्यना ध्यान पढ़ रहे थे, उसका अर्थ आपने जानना, उद्देश्य। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य है उन पे बात करेंगे। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है मानसिक अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर करना और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख प्राप्त कराना। यह जीवन जीने की एक कला है जो जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने की क्या देती है, प्रेरणा देती है, ना कि उसे भगाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्यान का क्या अर्थ है। ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान एक अभ्यास है। ध्यान क्या है? ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मन को केंद्रित या शांत करने के लिए मानसिक और शारीरिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह चेतना मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। ठीक है, स्थल विशेष पर क्या करता है, केंद्रित करता है। तो उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना हो सकता है, जैसे तनाव कम करना। ये अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। दूसरा देखें, व्युत्पत्ति संस्कृत के धी शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है कल्पनाशील दृष्टि। कल्पनाशील दृष्टि होता है। नेक्स्ट देखें, क्रिया, इसमें मन को एकाग्र करना या किसी वस्तु, विचार या भावना पर पूरी तरह से केंद्रित होना। ठीक है, उसके बाद प्रकार, यानी ध्यान के विभिन्न प्रकार जिसमें धार्मिक क्रिया और मानसिक शांति के मेडिटेशन शामिल हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग एवं व्यायाम में अंतर बताइए। योग एवं व्यायाम में 4 अंतर लिखने हैं आपको। ठीक है, पहले समझेंगे योग और व्यायाम में अंतर। ठीक है, योग एवं व्यायाम में अंतर। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर क्या होता है, केंद्रित होता है, जबकि जो व्यायाम होता है वो मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति के निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य समझें। उद्देश्य, व्यायाम का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है, जबकि योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा जोड़ना है, जो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रभाव देखें, योग के प्रभाव व्यापक होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक दोनों, जबकि व्यायाम के प्रभाव कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, मुख्य रूप से शारीरिक होता है व्यायाम। ठीक है, क्रिया विधि देखें, योगासन शरीर की स्थिरता बनाए रखता है, जबकि व्यायाम शरीर की गतिशीलता को बढ़ाता है। श्वास देखें, श्वास, योग में श्वास लेने और छोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यायाम के दौरान सांस अक्सर तेज हो जाती है और उन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हो और क्यों, लिखिए। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि आपसे पूछा है, स्वयं से आपसे पूछा है एग्जामिनर ने, यानी कि जो पेपर बनाने वाला है वो आपसे पूछ रहा है कि आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हो और क्यों कराते हो, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। आंसर, सभी आयु वर्ग के बच्चों को। आंसर कह रहा है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों को कराते हैं भैया हम। तो सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए एक बेहतरीन शारीरिक और मानसिक व्यायाम है। सूर्य नमस्कार है जो बच्चों के लिए क्या है, बेहतरीन शारीरिक और मानसिक व्यायाम है, और इससे लगभग किसी भी उम्र से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर 3 साल की उम्र से खेल में इसे सभी बच्चों को कराने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो भैया कारण यहाँ पे देखेंगे कि क्यों कराया जाता है सूर्य नमस्कार। ठीक है, पहला देखेंगे
शारीरिक विकास, यह शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, मांसपेशियों को सक्रिय करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, कौन करता है ये? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, यहाँ पे क्वेश्चन आपने क्या समझा था, आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं? आप बच्चों को सूर्य नमस्कार क्यों कराते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो उसी के ये कारण है कि हम सूर्य नमस्कार क्यों कराते हैं। ठीक है, दूसरा मानसिक लाभ मिलता है इससे, सूर्य नमस्कार से बच्चों को क्या मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, यानी कि यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता में क्या करता है, सुधार करता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, तीसरा आपका तनाव प्रबंधन हो जाएगा, यानी कि यह दिमाग को क्या करता है, शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है, जो बच्चों को तनावपूर्ण दोनों से निपटने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, बच्चों के तनावपूर्ण दिनों से निपटने में क्या करता है, उपयोगी होता है। ठीक है, और देखें नेक्स्ट, ऊर्जा और अनुशासन। ऊर्जा और अनुशासन, यह दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करने में क्या करता है, सहायता करता है और बच्चों में अनुशासन की भावना विकसित करता है। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई नोट्स परचेस कर लो, आप नोट्स ले लोगे तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ पाओगे। इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला 72 40 28 72 81, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर लो। आपको तो भैया इन जो मैंने 5 बताएं आपको शुरुआत से, अगर आप क्लास देख रहे होंगे तो 5 मैंने सब्जेक्ट बताए, इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट पे आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तब भी पास हो जाएंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से ध्यान देकर ही पढ़ना पड़ेगा, समझकर, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि योग में कोई तुक्का नहीं लगेगा, आपको योग के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2-3 बार तो आप पढ़ेंगे। आपको पता तो होना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में। अगर इससे मिलता जुलता लिखते हैं, मिलता जुलता लिखने के लिए भी आपके पास थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड लिख पाएंगे। क्लियर? तो आप नंबर नोट कर लो और नोट्स ज़रूर परचेस कर लेना भैया, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, टाइम भी कम है आपके पास तो आप नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको लिखना है। तो योग अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को क्या करता है, संतुलित करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, योग का नियमित अभ्यास अंतःस्रावी तंत्र पर क्या डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, हार्मोन का क्या करता है, उत्पादन करता है। अब इसमें पढ़ाने लायक तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको नोट्स भी परचेस करने होंगे। क्लियर? तनाव प्रबंधन, यह तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर संतुलित रहता है। ठीक है, रक्त प्रवाह में सुधार, शीर्षासन और हलासन जैसे आसन मस्तिष्क को गर्दन के क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में क्या आता है, सुधार आता है। और देखें यहाँ पे नीचे, हार्मोन संतुलन यह विभिन्न ग्रंथियों जैसे अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथियों और यहाँ पे जो हाइड हो गया, और आपकी जनन ग्रंथियों के कार्य को विनियमित करके हार्मोन क्या करता है, असंतुलित को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चयापचय और नींद, यानी कि योग चयापचय दर और नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जो अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर योग के प्रभाव समझाइए। योग मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। योग मानसिक स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे तनाव और चिंता में कमी, यानी योग शरीर और मानसिक तनाव को कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे चिंता के स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। बेहतर मूड, यानी कि योग
एंडोफ्रिन जैसे हैप्पी हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे मूड बेहतर होता है और अवसाद के लक्षण क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एकाग्रता में वृद्धि यानी ध्यान और प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम मन को शांत करते हैं और एकाग्रता फोकस में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्मसम्मान में वृद्धि यानी कि नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में क्या आता है, सुधार होता है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। ठीक है, नींद की गुणवत्ता में सुधार यानी योग तंत्र को शांत करता है, जिससे नींद की समस्याओं को दूर करने में नींद की गुणवत्ता में क्या आता है, सुधार आता है। ठीक है, सुधार करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो भाई इनको आप अच्छे से पढ़ें, मैं तो यही कहूँगा भाई अच्छे से पढ़ लो एक बार, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज ही क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे, इसी टाइम पे देखेंगे, तो आप डेली इसी टाइम पे जुड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए इसी टाइम पे ज़रूर जुड़ें आप। तो चलिए मैं आपको एक बार और नंबर नोट करा देता हूँ नोट्स के लिए, 72 40 28 72 81। ठीक है, ये नंबर है। तो भाई नंबर मैंने नोट करा दिया है 72 40 28 72 81, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं योग के बारे में ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर हैं जो पहले भी पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इनको आपको पढ़ना है अच्छे से और आपको क्या करना है, नोट्स परचेज कर लेना है। ठीक है, तो योग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और भैया इंग्लिश तो आपको पढ़नी है, तभी आप ये 5 सब्जेक्ट हैं जी भैया हार्ड है। बाकी सब्जेक्ट आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट भैया मुश्किल से हो पाती हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पढ़ना होता है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आप इन्हें अच्छे से याद करें, नोट्स परचेज ज़रूर कर लेना। ठीक है, नंबर नोट करा दिया है मैंने, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप कैसे भी तैयारी करो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेने हैं तो उनको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है 72 40 28 72 81, वो नोट्स ले सकते हैं। और क्लासेस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास के लिए और MP DLED संबंधित जानकारी के लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।